तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए साइंस का मॉडल सेट नंबर 4 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी साइंस का 3 मॉडल सेट कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप सभी नहीं लगाए थे जरूर लगा लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट आपको वीवीआई क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें कि आपको सोशल साइंस और हिंदी का क्वेश्चन कंप्लीट करवाया गया था। अगर इसे भी कंप्लीट नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ग में जीवों की संख्या सबसे अधिक है। लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का प्रश्न रखे हैं, उससे जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा आप सभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो कीड़ों की संख्या जो है सबसे अधिक है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगर मछली प्रजाति की बात किया जाए तो लगभग जो है कि 34,000 आपको देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर अगर सरीसृप की बात किया जाए तो लगभग 11,000 प्रजाति है। और कीड़ों की प्रजाति की बात किया जाए तो 10 लाख की प्रजाति है कीड़ों की। और स्तनधारी प्रजाति की बात किया जाए तो 6500 इसकी प्रजाति है। तो याद रखेंगे आप सभी, तो सबसे अधिक कीड़ों की संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है। ज़्यादातर अगर खेत में अगर रासायनिक खाद का प्रयोग कीजिएगा तो जो आपका भूमि होता है इसमें जो आपका उर्वरता शक्ति होता है वो आपका खत्म होने लगता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, इसी से आपका ज़्यादा वायु प्रदूषण मृदा प्रदूषण होता है। जैविक खाद का अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है, प्राकृतिक रूप से जो आपका उर्वरता शक्ति होता है यह आपका जमीन का क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा जैविक खाद का प्रयोग करने से। जबकि सिंचाई की बात किया जाए तो ये मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण नहीं है, इससे ज्यादा उपयोग करने के बाद जल भराव हो सकता है, पर यह मेन प्रदूषण का कारण नहीं है। तो प्रदूषण का मेन कारण क्या है आपका, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। अगला है, इंजेक्शन देने से पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाते हैं। स्प्रिट लगाने के समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करती है, क्यों। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, स्प्रिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है, जिसके कारण से हमें ठंडक महसूस होता है। देखिए स्प्रिट में अल्कोहल होता है, याद रखिएगा आप सभी क्या होता है, स्प्रिट में अल्कोहल पाया जाता है। स्प्रिट में याद रखेंगे आप सभी क्या पाया जाता है, अल्कोहल पाया जाता है, जिसकी वाष्पन उष्मा अधिक होती है, जिससे त्वचा से ताप निकलकर वाष्पन या वाष्पित होने लगता है, जिसके कारण से हमें ठंडक महसूस होता है। तो ये फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो स्प्रिट में क्या पाया जाता है, तो अल्कोहल होता है। बल का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार ये रिपीट कर चुका है आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। न्यूटन के नाम से भी हम सभी इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोयलाइडी मिश्रण के कणों की माप होती है। राइट आंसर ऑप्शन में भी होगा 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁻5 सेमी तक इसकी माप होती है, याद रखिएगा। और कोलाइड कणों को हम सभी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि डैश एक जेली जैसा पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली की बात किया गया है, तो ये आपका साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो कोशिका के सभी अंग तैरते हैं साइटोप्लाज्म में। अच्छा, कोशिका की बात किया जाए तो कोशिका के मुख्य केंद्रक क्या होता है, आप सबको पता है, न्यूक्लियस जिसे केंद्रक कहते हैं, इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, इसी में आपका तारककाय पाया जाता है, इसी में आपका लवण भी पाया जाता है, इसी में आपका लाइसोसोम भी पाया जाता है, और इसी में राइबोसोम भी होता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है और लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सभी क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, सेल का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था उनके डैश के आधार पर है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में उनके तत्वों की व्यवस्था जो है क्षैतिज पंक्तियों में परमाणु संख्या के बढ़ने के आधार पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। चीजें क्लियर हैं, क्षैतिज पंक्तियों में परमाणु संख्या के बढ़ने के आधार पर। देखिए अगर बात किया जाए जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें आपका 18 समूह है, और याद रखिएगा, और 7 आवर्त है। समूह की बात किया जाए तो 18 है और आवर्त कितना है, 7 है। और ये पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा बनाया गया था, आधुनिक वाला, तो मौसले के द्वारा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, किसके द्वारा, मौसले के द्वारा बनाया गया था।
जिसमें कि 18 आपका क्या है समूह और 7 आवर हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा तब वेग क्या होगा। अगर एक सरल रेखा है तब वेग क्या होगा, तो यही क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी होगा। ये शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए अगर विस्थापन की बात किया जाए ना, तो याद रखिएगा आप सभी, विस्थापन 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। याद रखिएगा अगर यहाँ से कहते हैं कि यहाँ अगर रांची और यहाँ पटना है, कोई व्यक्ति रांची से पटना गया और फिर से पटना से रांची घूमकर उसी स्थान पे आ गया, तो बोलिए विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। बट दूरी कभी 0 नहीं हो सकता है। याद रखिएगा अगर यहाँ से पटना 500 किलोमीटर है और फिर पटना से रांची 500 किलोमीटर है, तो समझ लीजिए वो 1000 किलोमीटर चला है। बट विस्थापन 0 हो सकता है। याद रखिएगा आप सभी, विस्थापन 0 हो सकता है। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। विस्थापन 0 हो सकता है जबकि दूरी कभी 0 नहीं होगा। अगला है भारत की ऊर्जा कटिबंधीय क्षेत्र में किस प्रकार की ऊर्जा का विकास किया जाता है। देखिए जितने भी जुड़े हुए हैं सभी सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा। जितने भी मेरे साथ में हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। अगर आपको लगता है कि हाँ सर मेरे लिए मेहनत कर रहा है, तो आप वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नीचे आपको अंगूठा का बटन दिखाई देगा, जरूर दबा के लाइक कर लीजिएगा। और इस साइड में आपको व्हाइट कलर में चैनल सब्सक्राइब करने का ऑप्शन होगा, उसे जरूर दबा लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा घंटी पे प्रेस करके आप सभी, ठीक है, तब क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। सौर ऊर्जा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो भारत की ऊर्जा कटिबंधीय क्षेत्र में किस प्रकार की ऊर्जा का विकास किया जाता है, सौर ऊर्जा का किया जाता है। भारत जैसे देश में सौर ऊर्जा का सबसे अधिक संभावित स्रोत जो है, जैसे कि गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर जो है कि सौर ऊर्जा का ज्यादा प्लांट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो इसे हम सभी विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं और इससे जो है कि भोजन की जो गुणवत्ता होता है और इससे स्वाद खराब होने लगता है भोजन का। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है विद्युत चुंबक बनाने के लिए पर्याय किस पदार्थ की छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम सभी नर्म लोहा छड़ का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए नर्म लोहा जो होता है ये आपका चुंबक जल्दी उत्पन्न कर लेता है। याद रखिएगा नर्म लोहा क्या करता है, चुंबक को जल्दी उत्पन्न कर लेता है और ये जल्दी समाप्त भी हो जाता है। तो जल्दी से उत्पन्न करता है और जल्दी समाप्त भी हो जाता है इससे चुंबकत्व। अगला है दूरदृष्टि वाली आंखें साफ देख सकती है, क्यों। देखिए दूरदृष्टि वाले में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है, निकट की वस्तु उसे दिखाई नहीं देता है। तो निकट की वस्तु देखने के लिए हम सभी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर की वस्तु देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या बोला, दूरदृष्टि वाले आंखें साफ देख सकती है, क्यों, क्योंकि दूर की वस्तु उसको दिखाई देता है। याद रखिएगा आप सभी, और नजदीक की वस्तु उसे दिखाई नहीं देता। और जो दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोमाइपिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देगा, नजदीक का वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा। अब इसका निवारण करने के लिए हम सिर्फ उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जबकि निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर का वस्तु धुंधला दिखाई देने लगता है। ज्यादातर जो बच्चों में देखिएगा तो वो आपका निकट दृष्टि दोष ही होता है, उसमें निकट का वस्तु दिखाई देगा, दूर का धुंधला दिखने लगता है, जिसके कारण से उसको उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। देखिए प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो आपका R बराबर V/I हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। इसे हम सभी ओम का नियम के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1785 में किसने प्रकट जीव के नामांकन की द्विपद नामांकन प्रणाली प्रस्तुत की थी। तो यहाँ जीव के नामांकन की बात किया गया है। तो जीव का जो नाम रखा था, जैसे कि होमो सेपियन हो गया है ना, तो ये सभी नाम किसके द्वारा रखा गया था, कार्ल लिनियस के द्वारा रखा गया था। इसको आप सभी लिनियस कीजिएगा, ठीक है, इसी के द्वारा रखा गया था। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। जितने भी जीव हैं अलग अलग जीव का अलग अलग नाम रखा गया है। राना टिग्रीना जिसे मेढक का नाम है ना, तो ये सभी कार्ल लिनियस के द्वारा रखा गया था। अगर हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड है तो प्रति ध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। तो लगभग जो है कि 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। यहां पर समझिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए मानव के कान के पास जो ध्वनि रहता है लगभग जो है कि 0.1 रहता है। याद रखिएगा आप सभी, 0.1 सेकेंड तक कान
के पास जो है कि आपका ध्वनि आती है। तो लगभग जो है कि आपको 330 मीटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, तो ये 16.5 मीटर होनी चाहिए इसकी दूरी, ध्यान देंगे आप सभी। ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मृदा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किससे पुनः स्थापित करते हैं जो रासायनिक उर्वरकों के निरंतर उपयोग करने से अम्लीय हो जाता है। तो यह आपका पीएच बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और जैव खाद और कार्बनिक पदार्थ पीएच को ही संतुलित करता है। तो ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर होगा। जैसे कि अम्लीय की बात किया जाए तो पीएच स्केल कितना होता है पता है आप सभी को, 0 से लेकर 14 तक होता है। जो 7 होता है ये उदासीन होता है, 7 से कम क्या होता है अम्लीय, और 7 से अधिक क्या होता है क्षारीय होता है। तो पीएच स्केल ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो नियंत्रित करता है। अगला है, एक स्वस्थ व्यक्ति का समान स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए। तो यहाँ रक्तचाप की बात किया गया है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 120/80 mmg के बराबर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समजात अंग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समान संरचना और विभिन्न कार्य, यही आपका समजात अंग होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। जैसे कहते हैं कि मानव का हाथ और पक्षी का पंख संरचना एक जैसी है पर कार्य क्या है अलग अलग है। मानव का हाथ क्या बताएं, मानव का हाथ और पक्षी का पंख संरचना क्या है, दोनों का एक ही जैसा है पर दोनों का कार्य क्या है अलग अलग है ना। हाथ का कार्य अलग है, पंख का कार्य अलग अलग होता है। तो समजात वही है जो कि समान संरचना हो पर कार्य उसका अलग अलग हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो गहने बनाने के लिए सोना, चांदी, प्लेटिनम सभी का प्रयोग करते हैं, पता है आप सभी को। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, पता है। सोना सबसे तन्य धातु होता है, बहुत लंबा इसको किया जा सकता है टान के। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा क्या है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा होता है m-1 L3t-2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। यहाँ पर बीमा पूछा गया था आप सभी से, बात समझे आप सभी बिल्कुल। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट समझिए आप सभी। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आप न्यूटन के गति के नियम से क्वेश्चन देखिएगा, जो एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क याद रखिएगा। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। 2 प्रश्न याद रखिए। अब कार्य ऊर्जा शक्ति से प्रश्न देखिए, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, यह प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसे नष्ट की जा सकती है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होता और ना ही इसे उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद है 1 हॉर्स पावर यानी कि HP बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर बराबर। अब ध्वनि से संबंधित कुछ प्रश्न देखिए। ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं। ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य होती है, जबकि प्रकाश तरंग जो होता है वह अनुप्रस्थ तरंग है। अगला है, मनुष्य का कान किस आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ध्यान दीजिएगा आप सभी, मनुष्य के कान। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रकाश से क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। उत्तल लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा। वास्तविक होगा और उल्टा होगा जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। अगला है, अपवर्तनांक क्या है, तो अपवर्तनांक प्रकाश के 2 माध्यमों में गति के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्या कहते हैं, प्रकाश के 2 माध्यमों में गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, तो याद रखिएगा। अगला है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन देखिए आप सभी। ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम अभी हमको बताएं। इसका सूत्र जो होता है क्या होता है, V बराबर I/R होता है, ध्यान दीजिएगा। वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट रेजिस्टेंस होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का सूत्र जो होता है पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है, यानी कि P बराबर V/I होता है, याद रखिएगा आप सभी। या विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है।
पृथ्वी को एक विशाल चुंबक कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के पास चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसीलिए कहा जाता है। अगला है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? नरम लोहा का होता है। अगला है, आवर्त सारणी से देख लीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? 18 समूह है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। परमाणु संख्या किस वैज्ञानिक के आधार पर बनाई गई है? हेनरी मॉसले के आधार पर बनाई गई है परमाणु संख्या को। अब रासायनिक अभिक्रिया से देख लीजिएगा प्रश्न। तेजाब, क्षार और लवण का उदाहरण देखिएगा आप सभी। जैसे यहाँ पर तेजाब में देखिएगा जो HCl है, ये किसका सूत्र है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र है। क्षार में NaOH जो है ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, और लवण में NaCl जो है ये नमक का रासायनिक सूत्र है। तो याद रखिएगा तीनों को। मानव शरीर से कुछ प्रश्न देख लीजिएगा। मानव रक्त का समान रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है, ध्यान देंगे आप सभी। उसके बाद है, इंसुलिन हार्मोन किस अंग को स्रावित करता है? तो अग्नाशय को करता है, जिसे पेनक्रियाज कहा जाता है। एनवायरनमेंट से देख लीजिए, पर्यावरण से ओजोन परत किस गैस की बनी होती है? O3, जिसे त्रिऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण कौन सा गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। तो जो अभी इतना प्रश्न आपको बताए हैं, इसे आप सभी 2 स्टार मार्क के याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं, और जितने प्रश्न अभी बताएं वो सारे सिलेक्टेड था। तो चलिए आज कितना ही, आज के इस सेशन में कुल 25 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी कंप्लीट करवाए हैं। हमें उम्मीद है कि जितने प्रश्न अभी बताएं सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और इसे आप याद ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।